ठीक है ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन वगैरह दिख रहा है? एक बार वहां पे लिख दो, यस लिख दो। अगर आपको स्क्रीन और मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, किसी को कुछ नहीं, स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रहा है तो बताओ मुझे चैट बॉक्स में। यस लिखो इसमें। ठीक है, ओके। जो भी नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, सबको एक बार मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में, आपको मैथ्स की फाइल्स देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? जैसे मैं क्या करूंगा, जो आपका, एक बार मेरी बात सुन लो पहले, क्योंकि कुछ बच्चों का ना बार बार इसी चीज पे फोन आता रहता है, तो पहले उस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं कि वेयर आर ऑल दी नोट्स। ठीक है, वो अब व्हाट्सएप हम स्लोली स्लोली ना व्हाट्सएप को खत्म करेंगे। मतलब अब क्या है कि इसमें सब बच्चे जब आ गए हैं ऑलरेडी, तो इसमें जैसे चैट होता है तो आप इसी में मुझे चैट कर सकते हो। ठीक है, हम व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है और भी, अब इतने सारे ग्रुप हैं, कोई 11th का है, कोई 12th का है, ठीक है, तो हम व्हाट्सएप को स्लोली स्लोली खत्म करके अपनी पूरी एजुकेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो हम इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम पर लेकर आएंगे। तो जो भी आपका लेक्चर होगा, जैसे आप जब लेक्चर, आज का जो लेक्चर हुआ है, तो अगर आप कोई भी इशू आ जाता है और आप उसको नहीं देख पाते हैं, तो आज के दिन आपको, जैसे मैथ्स में मैथ्स के चैनल में जाओगे, ऐसे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले सर को भी बोल दूंगा, जो मैथ्स के चैनल में जाते हो ना, तो उसमें साइड में लिखकर आता है पोस्ट फाइल्स नोट्स, और ऐसे करके लिखकर आएगा। तो टॉप आपकी जो टैब है उसको टैब बोलते हैं। उस टैब में आपको पोस्ट फाइल के बगल में उस दिन का लेक्चर होगा, प्रीवियस लेक्चर नहीं होगा, उस दिन का लेक्चर होगा। प्रीवियस लेक्चर के लिए आपको फाइल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, फाइल्स को जब आप ओपन अप करेंगे तो उसमें फोल्डर्स बने होंगे, इन सीरियल ऑर्डर ए बी सी डी करके होगा। तो अगर आप उसको नेम पे क्लिक करते हैं तो ए वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, बी सी डी ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें सारी फाइल्स जो अब तक की हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको आपको इधर उधर किसी से सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब इसमें ऑलरेडी, जो भी जैसे आज का भी लेक्चर है वो मैं प्रोग्रेशन वाले वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा, वो डाउनलोड करके उसमें मैं डालता हूँ हमेशा। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स का चैनल है उसके राइट कॉर्नर पे आपको एवरीडे का मतलब वीडियो मिल जाएगा। जैसे आज का वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा, कल वाला वहां से मैं हटा दूंगा 11 o'clock 12 o'clock के आसपास। ठीक है, तो आई गेस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करना है आपको, रेगुलर पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का। कल हमने जीपी कर लिया था, और मेरे को जहां तक ध्यान है हमने आपको एक दो प्रॉब्लम भी दे दे घर को करने को। तो एक प्रॉब्लम जो था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ही बच्चों, एक तो ना जो मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ उसको प्लीज आप आंसर करें। माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो चैट बॉक्स है उसमें आंसर किया करो। अब उसमें कल मेरे पास ओनली आई गेस 4-5 रिप्लाईज आए, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया, इसका मतलब वो ट्राई नहीं करना चाह रहा है या उससे हुआ ही नहीं। अगर नहीं भी हुआ है तो भी लिख दो कि सर आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे करके आप उसमें लिखो तो सही। तो आप ये तो लगेगा कि आप पूरा इंटरेस्टेड है उसमें। ठीक है, तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड कि जो भी आपका होमवर्क दिया जाता है वो आप चैट बॉक्स में लिख कर भेजें मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कल हम जीपी का एक प्रॉब्लम कर रहे थे, ये मेरे को बताओ बेटा, ये कौन सा प्रॉब्लम था? ए स्केयर, ये इसका नंबर याद है किसी को? प्रॉब्लम का नंबर ये था ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, चैट बॉक्स में लिख दो। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर पी स्केयर 14। ओके, तो पी 14 था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर टाइम्स ऑफ पी स्केयर माइनस 2p टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। और इसमें आपसे पूछा था कि ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करने किस सीक्वेंस में है या किस प्रोग्रेशन में है। ठीक है, चलिए देखो अब ध्यान से। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन अप किया और इसको लिख दिया। कुछ बच्चों ने इसका मेरे को आंसर भेज दिया था, 4-5 स्टूडेंट्स ने, उनका एकदम सही था। ए स्केयर, इसको अब ए को पी, ए स्केयर को पी स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए स्केयर पी स्केयर। 2p और ab को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -2ap टाइम्स ऑफ b, प्लस यहां से एक b स्केयर उठा लो, तो आपकी ये तीन टर्म बन गई जो कि एक परफेक्ट स्केयर बन जाएंगी। ऐसे नेक्स्ट तीन टर्म्स उठा लो, b स्केयर p स्केयर -2bpc प्लस c स्केयर। अब सेकेंड टर्म उठाई, यहां से सेकेंड टर्म उठाई और यहां से सेकेंड टर्म उठाई, प्लस
अब यहाँ से थर्ड टर्म उठाते हैं, सी स्केयर वाली, यहाँ से ये सी डी वाली और यहाँ से डी स्केयर वाली, तो ये बन जाएगा सी स्केयर पी स्केयर माइनस 2 PCD प्लस डी स्केयर, एंड इन तीनों का जो सम है, ये सारी एक्सप्रेशन का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AP माइनस बी का होल स्केयर प्लस BP माइनस सी का होल स्केयर प्लस CP माइनस डी का होल स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसे आप सबको पता है कि अगर मैं आपको कभी भी बोल दूं ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर भाई इक्वल टू 0 है, तो इसका अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर 0 होगा, ठीक है। तो अगर ए और बी रियल नंबर हैं, आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब है ए को भी 0 होना पड़ेगा और बी को भी 0 होना पड़ेगा, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिन पे इन दोनों टर्म्स का सम 0 आ रहा हो, क्योंकि दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिमिलरली दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दो पॉजिटिव टर्म्स का जो सम है वो 0 तभी हो सकता है जब दो इंडिविजुअली 0 हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल देता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज नेगेटिव, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई दो परफेक्ट स्केयर का टर्म का सम जो है वो नेगेटिव तो ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं बोलता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि इन दोनों का जो सम है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये जो सिंबल होता था ये किसका सिंबल होता था, या तो नेगेटिव हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, उसका मतलब है जो आपकी इंडिविजुअल टर्म्स हैं उन सबको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई ये वाली इन तीनों का सम जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है AP माइनस बी भी 0 होगा, BP माइनस सी भी 0 होगा और CP माइनस डी भी 0 होगा, ठीक है। तो जो आपका P है वो किसके बराबर आ जाएगा, B बाय A, वो C बाय B के बराबर आ जाएगा और वो D बाय C के बराबर आ जाएगा। अगर हम ABCD को अब अगर लिखते हैं एक प्रोग्रेशन को, तो B बाय A आपको कॉमन रेशियो हो गया ना, कॉमन रेशियो इज B बाय A, ठीक है। दूसरा कॉमन रेशियो है वो क्या हो गया, C बाय B, और जो थर्ड कॉमन रेशियो है वो क्या हो गया, डी बाई सी। तो ये तीनों कॉमन रेशियो आपके क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो बी बाई इजिकल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला प्रॉब्लम, जिसको भी क्लियर हो गया फिर अपनी जो फेवरेट इमोजी है वो डाल दो, जिसके पास इमोजी नहीं है वो ऑल क्लियर कर दो जल्दी से 1 मिनट में। और बाकी बच्चों को क्लियर नहीं है, सबको क्लियर हो गया। हर्षित बेटा डोंट पुट एनी स्क्रीनशॉट, जस्ट अगर आपके पास नहीं है वो इमोजी जस्ट ऑल क्लियर लिख दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हमने आपको बताया था, अब वो एक क्वेश्चन और था वो लास्ट में देखेंगे, उसका आंसर बताएंगे आपको। कल जो था हमारे पास कल मैंने आपको बता दिया था जीपी की डेफिनेशन, एक बार मैं बस जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कल क्या क्या पढ़ा था हमने। जीपी की डेफिनेशन क्या थी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब so on to a r n minus 1 where r is not equal to 0 and a is the first term, total number of terms is n, a is our first term, total number of terms is n, ठीक है। और हम r को क्या बोलते थे, कॉमन रेशो, तो भाई ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसके बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था nth टर्म ऑफ अ जीपी इज a r रेशो द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट आपको बताया था सम ऑफ n टर्म्स a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r प्रोवाइडेड r इज लेस देन 1, ठीक है। a इंटू r रेशो द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्रोवाइडेड r इज ग्रेटर देन 1। r1 नहीं होता, r1 अगर होगा जीपी का जीपी पॉसिबल है r1 होने पर, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो जीपी इज पॉसिबल, जीपी का सम पॉसिबल है हमारे पास, बट वो हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, वो एन टाइम्स ऑफ ही आ जाता था, ठीक है। और एक एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था, एस इन्फिनिटी ऑफ अ जीपी इज ए अपॉन 1 माइनस आर प्रोवाइडेड मॉड आर इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये कहानी कल हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे वाली कहानी देखते हैं। नेक्स्ट अब
एक बार इसकी थ्योरी खत्म करेंगे फिर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट हमें वही करना है जैसे हमने वहां पे भी किया था, एपी में भी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़नी है और हमें ज्योमेट्रिक मीन और इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पे आते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, पहली प्रॉपर्टी है जीपी की। अब जैसे आपके पास मान लो A1 A2 A3 सो ऑन टू AN तक ये जीपी में है, ठीक है। तो A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, सो ऑन टू AN प्लस के, ये जरूरी नहीं है जीपी में हो। तो दिस कैनॉट बी, दिस नीड नॉट टू बी इन जीपी। किसी, अब आप के जीरो ले लोगे फिर तो कोई बात ही नहीं है, इसको अब लिख देता हूँ के इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो के कोई रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, तो अगर आप किसी भी जीपी में के को ऐड कर देते हो तो ये जरूरी नहीं है जीपी में आए, ठीक है। जैसे हम वहां पे एपी में क्या करते थे, एपी में अगर आप के ऐड करोगे तो क्या होगा जी, एपी में के को ऐड करोगे तो एपी में आएगा, के को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एपी में आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एपी में आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 2 4 8 16 32, ये एक जीपी है विद कॉमन रेशियो 2। अब इसमें आप क्या करो, वन ऐड कर दो। वन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 3 5 9 17 33, और ये हमारा जीपी में नहीं आ रहा है। तो ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से आपका जीपी में नहीं आएगा बट अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास जीपी में आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ KA1 KA2 KA3 सो ऑन टू KA4 सो ऑन टू KAN है, वेयर K इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो आपका सीक्वेंस आएगा ये आपका पक्का से जीपी में आएगा। कॉमन सेंस है ये तो। आप देखो टू, इसको आप एक काम करते हैं, इस वाले सीक्वेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं से, कोई भी आप डिवाइड भी कर सकते हो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि के से अगर मान लो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6 12 24 48 96। अब कॉमन रेशियो देखो, इन दोनों कॉमन रेशियो क्या है 2 है, इन दोनों का भी कॉमन रेशियो कितना है 2 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डिवाइड कर देना है। 48 को 24 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। समझ आ रहा है सबको। तो इसमें कॉमन रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये जीपी ही रहेगा। तो किसी भी सीक्वेंस को अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या रहेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन अ जीपी। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी हो गई पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे आप एपी में करते थे, अगर आपको याद हो, तीन टर्म्स एपी में हम कैसे लेते थे, ए माइनस डी ए प्लस डी, याद है। सेम वैसे ही हम जीपी में भी करते हैं। अगर मेरे को थ्री टर्म्स लेनी है, थ्री टर्म्स इन जीपी लेनी है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी लेनी है मुझे, तो उनको हम लिखते हैं ए बाय आर, ए और ए आर। तीन टर्म्स जो हमें जीपी में लेनी है वो क्या लेंगे, ए बाय आर, ए और ए आर। क्यों लेंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट जब लोगे तो क्या होगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ऐसे लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा अब मान लो मेरे को फोर टर्म्स लेनी है जीपी में, इसका कॉमन रेशियो आ रहा है, यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है। वो तो आप बहुत इजीली निकाल भी सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। फोर टर्म्स इन जीपी लेनी है हमें। अगर हम फोर टर्म्स जीपी में लेंगे तो वो कैसे आएंगी, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। समझ आ गया होगा। इसमें कॉमन रेशियो मैंने आर की पार्ट 2 लिया है, ठीक है, वही ताकि प्रोडक्ट मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। समझ आ रहा है ये भी सबको। अच्छा अब पांच टर्म्स अगर हमें जीपी में लेनी है, 5 टर्म्स इन जीपी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें ना कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, अपने को बस ये दिमाग बिठाना है कि भाई प्रोडक्ट इसका सिंप्लीफाई होके आ जाए जिसमें कोई भी आर ना आए। तो ऐसी टर्म्स लिखते हैं जिनमें प्रोडक्ट सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। एपी में ऐसी टर्म्स लिखते थे जिसमें सम सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि ज्यादातर एपी की प्रॉपर्टीज में सम कांस्टेंट रहता है, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, ऐसे करके वो प्रॉपर्टीज बनती है ना। सेम जीपी में क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बनती है जीपी में। तो 5 टर्म्स जीपी में कैसे लिखोगे, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी 5 टर्म्स जीपी में हो गई। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मान लो ए बी सी आपके पास तीन टर्म्स हैं जो कि जीपी में है, तो हम क्या लिखते हैं, बी को बोलते हैं ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन। आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे हम कल बता रहे थे कि दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर डालो ताकि ओवरऑल सीक्वेंस एपी बन जाए, तो उस नंबर को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। दो नंबर्स के बीच में ए और सी के बीच में ऐसा एक बी डाल दो ताकि ओवरऑल सीक्वेंस जीपी में बन जाए, तो बी को क्या बोलेंगे, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन।
ठीक है, तो अगर ये जीपी में है तो हम बोल सकते हैं बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा ए बी सी के बीच में, अगर ए बी और सी क्या है, जीपी में है। तो ए बी सी अगर जीपी में है तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जैसे एपी में क्या बोलते थे, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फोर्थ आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, जीपी की, अगर आप जीपी है आपके पास, उसकी आप पावर लगा दो कुछ, जैसे पावर 2 लगा दी, पावर 3 लगा दी, तो वो जीपी में ही रहता है। देखो बड़ी, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। मान लो A1 A2 A3 सो ऑन टू AN-1, ये हमारे पास कॉमा एन एन टर्म्स ऑफ ए जीपी है। इनकी आपने पावर चढ़ा दी, मान लो क्यूब चढ़ा दिया, या के मान लेते हैं पावर को, ठीक है, क्योंकि कोई भी इन जनरल कोई भी नंबर ले सकते हो। A1 के, A2 के, A3 के, सो ऑन टू AN-1 के और AN के, प्रोवाइडेड दीज ऑल टर्म्स आर डिफाइंड। ये डिफाइंड होनी जरूरी है बेटा, क्योंकि होता क्या है, जिसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा हुआ है उसको ये पता होगा कि y इज इक्वल टू ए की पावर k अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ये तभी डिफाइन हो पाएगा जब a पॉजिटिव हो। मतलब नेगेटिव पे भी डिफाइन हो जाएगा, बट उसमें इंडिविजुअल k को फिर इंटीजर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना पड़ेगा जैसे -3 है और उसकी पावर आपने हाफ ले ली, तो ये रियल नंबर नहीं होता है, ये अयोटा आ जाता है इसमें ना, क्योंकि माइनस अंडर रूट ऑफ -1 को हम अयोटा बोलते हैं। तो ऐसी टर्म अगर नहीं आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाली टर्म्स अगर सब आप डिफाइन कर रहे हो और ये डिफाइंड हैं, तो ये सीक्वेंस आपका जीपी में आएगा ही आएगा। अगर इसका कॉमन रेशियो आर था तो इसका अब कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर की पावर के हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास है 2 4 8 16 32, ये एक जीपी है विद कॉमन रेशियो 2। आपने क्या किया, इसकी पावर 2 लगा दी, पावर कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो पावर ले ली 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 8 की पावर 3, 16 की पावर 3, 32 की पावर 3। अब आपको देखना है ये जीपी है कि नहीं है। तो एक तो देख के समझ आ ही रहा है कि इनको, जो इसका कॉमन रेशियो कितना आया था, 2 आया था, तो इसको डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 क्यूब बाई 2 क्यूब, तो कितना आएगा 2 क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या आएगा, 8 क्यूब बाई 4 क्यूब, कितना आएगा 2 क्यूब। तो इसका कॉमन रेशियो अब क्या हो गया, R1 मान लेते हैं उसको, वो कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। तो कॉमन रेशियो क्या हो जा रहा है, 2 की पावर k हो जा रहा है, या r की पावर k हो जा रहा है। इस केस में क्यूब लिया था इसलिए 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी सीक्वेंस की जो जीपी में है उसकी पावर n लगाओगे या k लगाओगे, वो सीक्वेंस किस में आएगा, जीपी में आएगा विद द कॉमन रेशियो, जो भी पहले वाले सीक्वेंस का कॉमन रेशियो था उसकी पावर k हो जाएगा। बड़ा इजी प्रॉपर्टी ये भी। चलो भाई पांचवी पे आते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी देखो, ये भी बहुत सरल है। जैसे मान लो आपके पास एक जीपी है 2 4 8 16 32 64, इवन टर्म्स ले ली मैंने, ठीक है, जैसे एपी में लेते थे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 इंटू 64 इज 128, ठीक है, 4 इंटू 32 इज 128, 8 इंटू 16 दिस इज ऑल्सो 128। क्या दिमाग में बात आ रही है कि भाई फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6, 6 टर्म्स मान ली थी जैसे मैंने इस जीपी में, तो A1 A6 मेरा किसके बराबर होगा, A2 A5 के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, A3 A4 के बराबर होगा, एंड सो ऑन। अच्छी चीज इन दोनों में देखने को क्या मिल रही है, सफिक्सेस का सम देखो, 7 7 7। तो जैसे आपको क्वेश्चन में जीपी के प्रॉब्लम में सफिक्सेस का सम सेम आ रहा है, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी यूज होगी, इसके इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्वेश्चन हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर सीक्वेंस है A1 A2 A3 सो ऑन टू AN-1, सीक्वेंस कहने का मतलब प्रोग्रेशन ही है यहाँ पे। अगर ये जीपी में है तो मेरे पास क्या होगा, A1 AN प्रोडक्ट इज इक्वल टू A2 AN-1, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू A3 AN-2 एंड सो ऑन। ठीक है। हाँ, एक केस और ले लेते हैं जब हमारे पास टर्म्स जो हैं वो ऑड हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो जैसे 2 4 8 16 32 है। इस केस में क्या होगा कि भाई, सॉरी, ये 2 4 8 16 32 है, इस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये कितना आ रहा है हमारे पास 64। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 64, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट कितना आ गया 64, वो जो बीच वाली टर्म होगी उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वो 8 स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेम आपका एपी में भी ऐसे ही होता था।
तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होता है, वो थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर होता है, एंड सो ऑन। सिक्स पे आते हैं बेटा। हाँ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, मान लो मेरे पास एक एपी है, और सॉरी जीपी है, A1 A2 A3 A4, थोड़ी सी ज्यादा टर्म लिख देते हैं, A5 A6 A7 सो ऑन टू AN-1 और AN। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ जीपी है, तो ये मेरे पास जीपी है। ठीक है, तो इस जीपी में क्या है, अगर आप एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद टर्म्स को उठाओगे तो वो भी जीपी में आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है, अगर मैंने ऐसे उठा लिया A1 A3, दो का गैप है ना, A5 A7 A9 एंड सो ऑन, ये भी बेटा जीपी में आ जाएगी। कॉमन रेशियो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे इस केस में r की पावर 2 हो जाएगा वो। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला A1 A4, तीन का गैप आ रहा है, इन दोनों में तीन का गैप आ रहा है, तो 3 3 ऐड करते रहो, A7 A10 एंड सो ऑन, ये भी क्या आ जाएगा आपका, जीपी में आएगा। कॉमन सेंस है ये, तो एकदम आपको समझ आ ही रहा होगा ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे इधर कॉमन रेशियो निकालो, A3/A1 अगर A5/A3 के बराबर आएगा तो बात बनेगी हमारी, मतलब ये जीपी बन रहा होगा। A3 को आप क्या लिख सकते हो, A1 r की पावर 2, क्योंकि Tn क्या होता है, A इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय A1। A5 को क्या लिख सकते हो, A1 r की पावर 4 A1 r की पावर 2, तो क्या आ गया आपके पास, r की पावर 2 इज इक्वल टू r की पावर 2 आ गया। बात बन रही है, तो मतलब जीपी में है। ऐसे आप A1 A4 A7 की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये चेक कर लेते हैं, A4/A1 किसके बराबर होना चाहिए, A7/A4 के बराबर होना चाहिए। A4 को आप क्या लिख सकते हो, A1r³/A1। A7 को क्या लिख सकते हो, A1r की पावर 6 A1r की पावर 3, तो क्या बन जाएगा, r की पावर 3 इज इक्वल टू r की पावर 3। समझ आ रहा है आपको, ये भी समझ आ रहा होगा, यहाँ पे क्योंकि गैप कितना था, 2 का गैप था, इसलिए कॉमन रेशियो क्या बन गई, r की पावर 2। यहाँ पे गैप कितना था, 3 का था, इसलिए कॉमन रेशियो क्या बन गई, r की पावर 3। आगे बात समझ में, कि अगर आप एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद टर्म्स को उठाओगे तो वो जीपी में आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ आई हो। तो जैसे मान लो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 2 4 18 16 32 64 128 256। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक टर्म छोड़ के उठा रहा हूँ, 2 8 32 128, तो ये जो आपकी जीपी है, ये जीपी में था कॉमन रेशियो 2 के साथ। ठीक है, अब आपने ये जीपी उठाई 2 8 32 128, ये भी आपके पास क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है विद कॉमन रेशियो 4। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कांस्टेंट इंटरवल के बाद अगर आप टर्म्स उठाएंगे तो आपके पास वो जीपी ही बनेगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली जब आप कांस्टेंट टर्म्स को उठाओगे तो वो आपके नॉर्मल जीपी के रूल्स को भी फॉलो करेगा। जैसे आप 2 इंटू 32 2 8 32 अगर आपका जीपी में है, तो 2 इंटू 32 क्या हो जाएगा, 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी। अब आते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी पे। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास दो जीपी हैं, A1 A2 A3 सो ऑन टू AN-1 AN, ऐसे B1 B2 B3 सो ऑन टू BN-1 BN, ये दो जीपी हैं, तो ये आपका GP1 है, ये आपका GP2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीपी मिलेगा पक्का से, A3 B3 सो ऑन टू AN-BN, तो ये आपको एक नई जीपी मिल जाएगी, इसको बोल देते हैं GP3। डिवाइड कर दो A1/B1 A2/B2 A3/B3 सो ऑन टू AN/BN, ये भी आपको क्या दे देगा, एक नई जीपी दे देगा, GP4। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे आप कॉमन रेशियो चेक कर सकते हो। इसका मान लो कॉमन रेशियो R1 है, इसका कॉमन रेशियो R2 है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, A2/A1 इंटू B2/B1, तो वो R1 R2 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करोगे तो A2/A1 तो न्यूमरेटर में रहेगा, तो ये R1/R2 बनेगा। ठीक है, तो जीपी में आएंगे, तो दो जीपी का प्रोडक्ट और जो डिवीजन है वो क्या आएगा, जीपी में आएगा, प्रोवाइडेड डिफाइंड हो। डिफाइंड होनी चाहिए टर्म, जीरो वीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, एक और अब प्रॉपर्टी है इसकी, एट प्रॉपर्टी। तो एट प्रॉपर्टी है, अगर मान लो हमारे पास A1 A2 A3 A4 सो ऑन टू AN मेरा जीपी में है, एंड ऑल AIs आर ग्रेटर देन जीरो। ऑल AI कहने का मतलब क्या है,
आई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सफिक्स को, मतलब आई मेरा 1 से लेकर n तक जा रहा है, ठीक है। तो आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन टू n। तो सारी टर्म्स को बार बार लिखने से अच्छा है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ए आई इज ग्रेटर देन 0 वेयर आई इज 1 2 3 सो ऑन टू n। तो अब a1 a2 a3 सो ऑन टू an जो है ये मेरे किस में है, जीपी में है, ठीक है जी। तो और ये सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 4 सो ऑन टू ए आर की पावर n-1। तो अगर कोई भी आपके पास जीपी है जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, उसका अगर आप लॉग लेंगे तो वो एपी में आ जाता है। अगर उसका आप लॉग लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एपी में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है इसलिए हम लॉग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका लॉग लेते हैं, तो लॉग ए बनेगा ये, लॉग ऑफ, जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता है, जैसे हो सकता है कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, तो लॉग ऑफ एम एन जो है वो किसके बराबर होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ए की पावर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी लॉग ए, ठीक है। वो बी जो होता है वो आगे चला जाता है। तो सेम इसमें क्या आएगा, ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग आर, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ आर की पावर 2, वो 2 आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 लॉग आर। लॉग ऑफ एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ऑफ ए की पावर बी होता है लॉग ऑफ बी ऑफ लॉग ए, मतलब वो पावर आगे आ जाती है। जैसे ये कैसे लिखा है ये स्टेप समझा देता हूँ। जैसे लॉग ऑफ ए आर स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ऑफ आर स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा लॉग ए प्लस ये टर्म बन जाएगी 2 लॉग आर, ये 2 जो होगा ये आगे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी, लॉग ए प्लस 3 लॉग आर। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या बनेगी, लॉग ए प्लस 4 लॉग आर एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो अभी ये समझ आ गया हमें। अब हमारे ये अगर हमें क्लियर हो गया है तो अब आप ये बताओ मुझे कि भाई इन दोनों, अब ये जो सीक्वेंस आया है इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, लॉग आर। नेक्स्ट इन दोनों का अगर आप कॉमन डिफरेंस लेंगे वो भी कितना होगा, लॉग ए से लॉग ए कटेगा, 2 लॉग आर माइनस लॉग आर क्या हो जाएगा, लॉग आर। तो अब इन सारी टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस आएगा ये क्या बन जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जीपी की वो मैंने 8 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करी हैं। तो अभी तक किसी को कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया हो तो मुझे बताओ, अगर सब कुछ क्लियर है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। कुमकुम आपने क्या बोला, क्या रिपीट करने को बोला है। सर 7th का एक एग्जाम्पल दे दो। 7th प्रॉपर्टी का, ठीक है बताता हूं। बाकी लोग बताओ भाई, किसी और को कोई और एग्जांपल चाहिए या कुछ नहीं समझ आया हो। बेटा सब लोग लिखा करो, ऐसे मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए 7th का एग्जांपल कह रहे हैं बच्चा, अच्छा ठीक है देख लेते हैं 7th का एग्जांपल, यहीं पे बता देता हूँ। जैसे 7th में ये था बेटा, अगर आप 2 जीपी को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या जीपी मिलेगा, 2 जीपी को डिवाइड करोगे तो भी जीपी मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे मान लेते हैं एक जीपी ले लेते हैं 2 4 8 16 32, 5 टर्म्स की जीपी ले ली, ठीक है। और एक जीपी में ले लेता हूँ से 1 1/3 1/9 1/16 और सॉरी 1/27, 1/3 कॉमन रेशियो है इसका, 1/27 और 1/81, समझ गए। अब इसका कॉमन रेशियो कितना है, R1 = 2 है, इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/3 है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1/3 आएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4/3 8/9 16/27 32/81। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2/3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2/3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 8 16 को 2 से कैंसिल करेगा, 9 27 को 3 से कैंसिल करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, जीपी आ गया। ऐसे ही जब आप डिवाइड करेंगे तो भी वो जीपी में आ जाएगा, ठीक है। वो आप कॉमन रेशियो इन्हीं दोनों को डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। चलो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। ज्योमेट्रिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे आपको कल भी बताया था कि भाई ज्योमेट्रिक मीन कैसे हम डिफाइन करेंगे, जैसे हमने अर्थमेटिक मीन को डिफाइन किया था। मान लो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच में मैंने एक से कैपिटल जी इंसर्ट कर दिया ताकि ओवरऑल जो आपका सीक्वेंस है वो जीपी में आ जाए। तो अगर ये ओवरऑल सीक्वेंस आपका जीपी में आ जाता है देन वी से दैट जी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दो नंबर थे ए और बी, उन दोनों के बीच में मैंने एक कैपिटल जी को इंसर्ट किया such that overall sequence becomes GP, then capital G is geometric mean of A and B। ठीक है, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं अगर ये GP में है तो G by A is equal to B by G, तो यहां से आ जाएगा G स्क्वायर, यहां से मेरे पास आ जाएगा G स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दो आ जाते हैं, एक अंडर रूट ए बी आ जाता है और एक अंडर रूट ऑफ माइनस ए बी आ जाता है, तो दोनों ही पॉसिबल हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो जनरली हम पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं, बट एक्चुअली में आपको ये बैक ऑफ द माइंड क्लियर रखना है कि दो नंबर्स के लिए दो ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल हैं। ठीक है, दो नंबर्स के लिए दो ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल हैं, एक रूट ए बी और एक माइनस रूट ए बी। ठीक है, कैसे, आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक 3 है और एक हमारे पास से 9 है, या दो नंबर्स ऐसे लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना, तो एक 4 ले लेते हैं और एक 9 ले लेते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। अब इसके बीच में आप 6 लिखोगे अंडर रूट ऑफ 36, या आप -6 लिखोगे, ये दोनों ही आपके जीपी बनेंगे। कैसे, इसमें जो कॉमन रेशियो आएगा आपके पास वो आएगा 3/2। ठीक है, इसमें जो कॉमन रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, -3/2। तो दोनों ही आपके जीपी बनेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन मेरे को लगता है सबको क्लियर होगी होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन आप इंसर्ट करना चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही इंसर्ट करना है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई अगर मान लो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, उसके बीच में मैंने G1 G2 G3 करते करते Gn ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, और ओवरऑल सीक्वेंस आपका क्या बन गया, जीपी। और इस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, अब अगर जब हम G1 G2 G3 इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे, ये सारे हमारे ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे, ओवरऑल सीक्वेंस जीपी में होगा। आप किसी 3 को उठाओगे तब भी वो जीपी में होगा, 4 को उठाओगे तब भी वो जीपी में होगा, n को उठाओगे तब भी जीपी में होगा, n+1 को उठाओगे तब भी जीपी में होगा, n+2 को उठाओगे तब भी जीपी में होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम जीपी बोलेंगे, और जो अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। तो ये टॉपिक हम किस में कवर करते हैं, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है, एक चीज और जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, दो नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन पता चल गया, अब 3 नंबर्स का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो वो क्या होता है, ABC की पावर 1/3। समझ आ गया कैसे लिखा है ये, जैसे दो नंबर्स का, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हायर नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ABC की पावर 1/3। ये नेगेटिव आ सकता है प्रोवाइडेड इनमें से ABC में से कोई भी एक आधी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, क्योंकि -1 की पावर 1/3 जो होता है वो -1 ही होता है। ठीक है, मान लो बी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज ABC का प्रोडक्ट होल पावर 1/3। अच्छा, अब आप बहुत इजीली गेस भी कर पाएंगे, अगर 4 नंबर है मेरे पास, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ABCD की पावर 1/4 आ जाएगा। अगर मेरे पास 5 नंबर हैं ABCDE, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/5। समझ आ गया कैसे लिखना है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, अब आते हैं हम इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। अब वही सेम कहानी जैसे हमने एपी में किया था, A G1 G2 G3 G4 ऐसे करते करते Gn-1 Gn, B। अब ये अगर जीपी में बन रहा है सीक्वेंस, तो आपके जो कैपिटल G1 कैपिटल G2 कैपिटल G3 सो ऑन टू कैपिटल Gn है, ये आपके, इनको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई हमें। अब क्या करना है हमें, अब हमें G1 G2 G3 सो ऑन टू Gn की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल देते हैं। तो ये बताओ कि भाई B इज टू A, अच्छा एक एक करके बताते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आए। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो, ये आपकी क्या हो गई T1, ये आपकी क्या हो गई T2, ये आपकी क्या हो गई T3,
ठीक है, ये आपकी क्या हो गई Tn+1, ये आपकी क्या हो गई Tn+2। ये सबको क्लियर हो रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होंगी। देखो n तो आपने ज्योमेट्रिक मीन ही इंसर्ट कर दिए हैं, n आपके यहां से लेकर यहां तक n ज्योमेट्रिक मीन है, एक ये हो गया, a हो गया और एक b हो गया, तो टोटल मिला के कितने प्राणी आ गए यहाँ पे, Tn+2 प्राणी आ गए। प्राणी कहने का मतलब है टर्म्स। ठीक है, तो T1 T2 T3 सो ऑन टू Tn+2, n+2 हमारे पास प्राणी आ गए। अब जब प्राणी आ गए n+2, तो फिर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, b को मैं लिख सकता हूँ Tn+2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ r की पावर n+1। ये भी सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि जीपी की जो nth टर्म होती है वो क्या होती है, a r की पावर n-1। अब यहाँ पे n+2 आ गया तो क्या आ जाएगा, a r की पावर n+2-1, तो n+1 आ गया। यहां से आपको बहुत आसानी से r मिल जाएगा जो कि कॉमन रेशियो था। ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। भाई b/a लिखा, पावर n+1 है, उसको क्या कर दिया, 1/n+1 कर दिया, बहुत आसानी से हमें r मिल गया। अब आप बोलोगे सर r आपने क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे g1 g2 g3 ये सब निकालना था। अब जो g1 है वो t2 के बराबर है, तो वो किसके बराबर आएगा, a r की पावर 1, तो a इंटू b/a की पावर 1/n+1 लिख देते हैं, क्योंकि r मुझे पता है। आसान, खत्म हो गया प्रॉब्लम। g2 किसके बराबर होगा, t3, ये क्या हो जाएगा, a r की पावर 2, तो a इंटू b/a की पावर 2/n+1। ये भी हमें समझ आ रहा है। ठीक है जी। अब G3 निकालना है, वो किसके बराबर होगा, T4। देख रहे हो G3 जो है वो T4 है ना बेटा, G1 आपका T2 है, G2 T3 है, G3 क्या होगा, T4 होगा। तो G3 तू निकालेगा तो T4 a r की पावर 3, तो a टाइम्स ऑफ b/a की पावर 3/n+1 हो जाएगा। अब मान ले तेरे को Gk निकालना है, Gk क्या होगा, Tk+1 होगा, वो क्या हो जाएगा, a r की पावर k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a b/a की पावर k/n+1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां इसकी जीपी की थ्योरी खत्म हो जाती है। अब यहां पे किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेरे से पूछ ले चैट बॉक्स में, जिसको दिक्कत नहीं है वो जानता है उसको क्या करना है। कहां चले गए भाई सब लोग, हाँ, दो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे कहाँ गए, हाँ ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो चैट बॉक्स में लिख दो, नो प्रॉब्लम, ओके। दीपक आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, पूरा एक्सप्लेन करो ये। सर एग्जाम्पल के द्वारा समझा दो। एग्जाम्पल की तरह समझाऊं, नहीं बेटा यस इसमें तो सर, थ्योरी समझ है में ना, नहीं इसमें आया ये। कौन पूरा ही नहीं समझ समझ आया में तुझे, नहीं आया ये। क्या ये लास्ट वाला पार्ट, ये वाला जी ज्योमेट्री वाला, यस सर। अच्छा ठीक है, और कोई, चलो और देखते हैं अभी। देखो इसमें क्या था, एक बार चलो दीपक जी के लिए बता देते हैं। कोशिश करो बेटा आप क्लास में रेगुलरली टाइम पे आए, तो आपको ना सारी चीजें समझ आएंगी, मुश्किल नहीं था। देखो क्योंकि ना मैं बहुत एफर्ट से एक बार समझाता हूँ, फिर वो उतना एफर्ट दोबारा आना मुश्किल हो जाता है, फिर जब मैं सेकंड टाइम समझाऊंगा ना थोड़ा जल्दी जल्दी में ही समझाऊंगा, इसीलिए पूरा कंसेंट्रेशन रखिए यहाँ पे, सबको ये रिक्वेस्ट है, तो सबका टाइम भी बचेगा। इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, हमने दो नंबर ले लिए ए और बी। ठीक है, तो ये दो नंबर ले लिए मैंने ए और बी, तो एक नंबर ए हो गया और एक नंबर बी हो गया। इसके बीच में मैंने एन टर्म्स को इंसर्ट किया, जिनको हम बोल रहे हैं कैपिटल G1 G2 G3 सो ऑन टू Gn। अब मेरा ये मानना था या मेरा ये पर्पस था कि भाई मुझे ये G1 G2 G3 की वैल्यू निकालनी है। कंसर्न हमारा क्या है कि G1 G2 G3 इन सब की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A B और N। ठीक है, किसकी टर्म्स में निकालना है, A की टर्म में, B की टर्म में और N की टर्म में। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमें पता है ये जीपी में है, तो जीपी की nth टर्म पता है मुझे, जीपी की nth टर्म कैसे लिखते हैं, a इंटू उसका जो कॉमन रेशियो होता है उसकी पावर n-1। अब मुझे पता है ये जो टर्म है G1, क्योंकि A मेरा T1 है तो G1 क्या होगा T2, G2 क्या होगा T3, G3 क्या होगा T4। तो मुझे पता चल गया कि भाई T1 T2 T3 T4 ही निकालने हैं मुझे। उसके लिए मैंने सबसे पहले फिर क्या किया, कॉमन रेशियो निकाला, 1 2 3 करते करते n, तो n तो टर्म्स ये हो गई आपकी,
n+1 ही हो गई, और ये कौन सी टर्म हो गई, n+2 टर्म्स हो गई। तो टोटल मेरे पास n+2 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में। तो हमने tn+2 लिख दिया। तो b जो है वो आपका tn+2 है, उसका फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, ar की पावर n+2 - 1। तो ar की पावर n+1 आ गया। यहां से हमने क्या किया, r निकाल लिया। r कैसे निकलेगा, b/a की पावर 1/n+1 से। ठीक है, तो हमारे पास r आ गया b/a की पावर 1/n+1। अब आपको g1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, t2। तो वो क्या होगा, a इंटू आर। t2 a इंटू आर की पावर 1 होगा ना, r की पावर 2 - 1, तो a इंटू b/a की पावर 1/n+1। t3 क्या हो जाएगा, ar की पावर 2, तो a इंटू b/a की पावर 2/n+1। t4 क्या हो जाएगा, ar क्यूब, तो a इंटू जो कॉमन रेशियो था उसकी पावर 3 लगा दो। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास सारे ज्योमेट्रिक मीन आ गए। इसका भी हम एग्जांपल करेंगे, अगर अभी भी स्टिल आपको नहीं समझ आया तो जब वो एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे जीपी की थ्योरी खत्म हो गई है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अब टोटल हमारे प्रॉब्लम कितने हो गए थे, शायद 10 हो गए थे ना, तो अब ये 11th प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी जीपी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। सब अपनी रफ कॉपी और पेन साथ में रखें, हर कोई बच्चा ट्राई करते रहे, और मैं हर प्रॉब्लम का आपको फिर आंसर भी बताता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले करते हैं, बड़ा इजी से प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं ताकि सबको कॉन्फिडेंस आए। आपके पास एक जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और nth टर्म आपकी 96 है। ठीक है, और जो s ऑफ n टर्म्स है वो 189 है। तो आपको n निकालना है। करो भाई जल्दी से। a1 इज 3, an इज 96, an इज nth टर्म, और sn इज 189। तो आपको n निकालना है। जिसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो। सब लोग रफ कॉपी में प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऐसा कोई बच्चा ना हो जो बस खाली बैठ के टाइम पास कर रहा है, नहीं तो आपका मैथ्स वीक रह जाएगा बेटा। Na6, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इसका आंसर 6 आएगा। कुछ बच्चों ने निकाल लिया है, चलो देखते हैं। देखो क्या करेंगे इसमें, an को क्या लिखोगे, an इज बेसिकली tn, तो क्या लिखेंगे, a1 r की पावर n-1। तो an हो गया 96, a1 हो गया 3, r की पावर n-1। तो हमारा r की पावर n-1 जो है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो एक रिलेशन मेरे पास ये आ गया, r की पावर n-1 = 32। अब Sn का क्या फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता था a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1, या 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर भी लिख सकते हो। दिस इज 189। अब a मेरे पास कितना है, 3 है, तो r की पावर n-1 अपॉन r-1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 189 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 63। अब यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, यहां से रिलेशन आ गया था r की पावर n-1 इज 32, यहां से रिलेशन आ गया r की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 63। ठीक है, अब आपको ना इन दोनों टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो आप क्या करो, एक तो वो है कि थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लो। दूसरा जो अच्छा तरीका है वो क्या है कि आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, r से। तो आपके पास क्या बन जाएगा, r की पावर n-1 माइनस 1 बाय आर, 1 माइनस 1 बाय आर इज इक्वल टू 63। अब r की पावर n-1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 32। तो इसमें लिख देते हैं 32 r-1 डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 63। अब दोबारा से मैंने एलसीएम ले लिया एक तरीके से, या आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हो, वैसे ही अभी छोड़ देते हैं चलो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। r की पावर n-1 कितना था हमारे पास, 32। तो 32 माइनस 1 बाय r इज इक्वल टू 63 इंटू 1 माइनस 1 बाय r।
तो ये मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 32 इज इक्वल टू 63 माइनस 63 बाय आर, और यहाँ पे आ जाएगा +1 बाय आर। ठीक है, तो अब ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, -62 बाय आर प्लस 63 माइनस 32। 63 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 31 इक्वल टू 0। तो आर मेरे पास 2 के बराबर आ जाएगा। अब आर आपका 2 के बराबर आ गया, तो 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 32 हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, n इक्वल टू 6 हो गया। आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, उससे भी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी सा प्रॉब्लम था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ टाइम लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ आया, आप इसको एक बार नोट्स में दोबारा देख सकते हैं। प्रॉब्लम 12। अब आपको थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम देते हैं। वैसे ये भी शायद एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, यस एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, and R be the sum of reciprocals of n terms in a GP, then find value of P square R raised to the power n divided by S raised to the power n। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो सब लोग सॉल्व करेंगे। मैं भी पैरेलल में सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो। आपको स्क्रीन नहीं देखना है, आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एक बार प्रॉब्लम लिख लो, एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो एस इज बेसिकली a प्लस ए आर स्केयर सो ऑन टू ए आर एन माइनस 1। ये एस जो है ये एन टर्म्स का सम है। p बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स, तो a इंटू ए आर स्केयर सो ऑन टू ए आर एन माइनस 1, ये प्रोडक्ट है। r बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो r जो है वो है 1 बाय a प्लस 1 बाय ए आर प्लस 1 बाय ए आर स्केयर प्लस सो ऑन टू 1 बाय ए आर एन माइनस 1। तो आपको इस टर्म का वैल्यू निकालना है, पी स्केयर आर रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एस रेस टू द पावर एन। चलो अब करो, ट्राई करो एक बार, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी से ट्राई करो। आया किसी का आंसर? चलो देखो मैं बताता हूँ, देखो इधर देखो, अब ध्यान दो इधर।
इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वही मैं आपको बता रहा था। पहले ही काम करते हैं, इन सबका सम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना ताकि मेरे को दोबारा रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि लेंदी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। दोबारा रिपीट करना पड़ेगा तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सब लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है। सबको अगर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला आता है, जीपी की बात कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला आता है, तो आप एस और पी तो बहुत इजीली निकाल लोगे। एस और आर, सॉरी, एस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब जैसे आपको याद होगा, जीपी का रेसिप्रोकल लोगे ना तो जीपी ही बनेगा। ये जीपी तो बन रहा है, इसको इस वाली टर्म को 1/r से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसको 1/r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स का तो फॉर्मूला आता है हमें, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो s निकालना तो बड़ा ही आसान हो गया आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, आपको आ गया। अच्छा, अब p निकालते हैं। p में देखो, p कैसे निकालोगे? p आपके पास आएगा a इंटू ए आर, ध्यान से देखना इधर, ए आर स्क्र इंटू ए आर क्यूब सो ऑन टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें ए कितने आ रहे हैं, एक टोटल कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं। एक ए आ गया यहाँ पे, ये सेकंड ए हो गए, थर्ड ए हो गए, फोर्थ ए हो गए, ये nth ए हो गया, तो ये बन जाएगा ए की पावर n, बन जाएगा ए की पावर n। आर की पावर में क्या आएगा? 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n-1 आ जाएगा। ए की पावर n बनेगा, आर की पावर क्या बनेगी? 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n-1 बनेगी। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा? ये ए की पावर n इंटू आर की पावर, ये एपी बन गई। एपी का सम कितना होता है? 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n-1। कितनी टर्म्स हैं टोटल? यहाँ पे देखो, यहाँ से आर की पावर में अगर आप देखोगे 1 2 3 सो ऑन टू n-1, n-1 टर्म्स हैं, तो n-1/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो वो n आ जाएगा। तो ये बन गया a की पावर n, r की पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा बन गया p। ठीक है जी, अब हमने दो काम कर लिए हैं, एस भी निकाल लिया और पी भी निकाल लिया है। अब कैपिटल आर निकाल लेते हैं। कैपिटल आर क्या है? 1/a प्लस 1/a आर प्लस 1/a आर स्क्र प्लस 1/a आर क्यूब सो ऑन टू 1/a आर n-1। ठीक है, क्योंकि एन टर्म्स बोली नहीं है उसने जीपी में, तो ये भी जीपी है, इसका सम भी कितना होगा? अब एक चीज ध्यान रखनी है, हमने आर ना, आर यहाँ पे 1 से बड़ा इज्यूम कर लिया एक तरीके से, चाहे आर 1 से बड़ा हो चाहे आर 1 से छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को भी, वो तो नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे हम। ठीक है, तो अभी वैसे इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में मैंने आर को 1 से बड़ा लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1/r जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a इंटू 1 - 1/r की पावर n अपॉन 1 - 1/r। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो मैं रुक जाता हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। आंसर इज 1, हाँ, अब नहीं, आपका सही आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ आया। ठीक है, अभी तक किसी ने मेरे से डाउट नहीं पूछा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि सबको क्लियर है ये। चलो फिर अब क्या हो गया, अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? 1/a टाइम्स ऑफ r की पावर n-1 अपॉन r की पावर n इंटू r-1, और ये r ऊपर चला जाएगा। ये पार्ट समझ आ गया? ये कैसे लिखा है? एलसीएम ले लिया बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r की पावर n, यहाँ पे r-1, ये r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था p स्क्वायर r की पावर n डिवाइडेड बाय s की पावर n। हाँ, तो हमें निकालना है p स्क्वायर r की पावर n डिवाइडेड बाय s की पावर n। अब सबकी वैल्यूज गिरो, इसमें वैल्यूज पुट करो। p की पावर 2, p की पावर 2 आ जाएगा a की पावर 2n, r की पावर n इंटू n-1, क्योंकि वो बाय 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा। r कैपिटल R की पावर n, तो कैपिटल R की पावर n क्या आ जाएगा? a की पावर n, r n-1 की पावर n, r-1 की पावर n। समझ आ गया ना?
इन सब की पावर n लगा दिया क्योंकि s की पावर n है। अच्छा ये तो डिनोमिनेटर में था, सॉरी सॉरी। हमें क्या करना था, r की पावर n लगाना है ना न्यूमरेटर में, तो r हमारा ये पड़ा हुआ है, इसकी पावर n लगाना है। तो क्या आ जाएगा 1/a की पावर n, r n माइनस 1 की पावर n, ठीक है, r की पावर n, नीचे आ जाएगा r की पावर n इंटू n, ठीक है, तो r की पावर n स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस 1 की पावर n। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई हमें। अब डिवाइड में क्या है, s की पावर n, तो s की पावर n करेंगे तो s क्या था हमारे पास, ये वाला टर्म, इसका पावर s कहाँ है, ये है, ये s है, तो इसकी पावर n लगाना है। तो a की पावर n, r n माइनस 1 की पावर n, और डिवाइड में क्या है इसमें, r माइनस 1, तो r माइनस 1 की पावर n। कुछ नहीं है बेटा, हमने p r और s निकाला है, उसको यहाँ पुट कर दिया है। वो कैलकुलेशन देखने में बड़ी लग रही है, बट है बहुत सिंपल। आगे देखो, अब नेक्स्ट अब देखते हैं। अब ये a की पावर n, ये a की पावर n, इस a की पावर 2n को कैंसिल कर देगा। ये आर एन माइनस 1 की पावर n, आर एन माइनस 1 की पावर n, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये r माइनस 1 की पावर n, ये r माइनस 1 की पावर n डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब फाइनली क्या बच रहा है आपके पास, अब आपके पास बच जा रहा है r की पावर n स्क्वायर माइनस n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस n, r की पावर n को नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा r की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर 1 हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं था, हमने क्या किया, जो भी जीपी की टर्म्स थी उनका सम निकाला, उसके फॉर्मूले लगाए, और उसमें वैल्यूज जो टर्म निकालनी थी उसको फीड कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया, तो आंसर बना गया। अब भाई सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर हाँ, सर जहाँ से आपने वैल्यू पुट करी है वहां से एक बार दोबारा बता दो। कहाँ पे वैल्यू पुट करी है बेटा, ये वाली वैल्यू जो पुट करी है। देखो p की वैल्यू क्या थी आपके पास, p की वैल्यू थी a की पावर n, r की पावर n इंटू n माइनस 1/2, तो उसकी पावर 2 है ना। अब इसकी पावर 2 लगाएगा तो क्या आएगा, देख, a की पावर 2n, इसकी पावर 2 लगाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो r की पावर n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। r क्या था, r ये वाला टर्म है, इसकी पावर n लगानी थी, देखो r की पावर n है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे r की पावर n लगाई, 1/a की पावर n, r n माइनस 1 की पावर n, यहाँ पे r की पावर n, यहाँ पे r की पावर n की पावर n क्या होगा, r की पावर, पावर्स मल्टीप्लाई होती है ना, तो n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस 1 की पावर n, ऐसे s की पावर n लगाया। फिर क्या किया, फिर कैंसिल किया, देखो a की पावर n और a की पावर n क्या बनेगा, a की पावर 2n, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर r की पावर n इंटू n माइनस 1 जो है, और ये वाली टर्म एज इट इज रहने दी, आर एन माइनस 1 की पावर n जो है, आर एन माइनस 1 की पावर n है, ये आपस में कैंसिल हो गए, आर माइनस 1 की पावर n डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये टर्म बची आर एन स्क्र माइनस एन, इस आर की पावर n को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो पावर में माइनस होगा ना, तो बन गया आर की पावर एन स्क्र माइनस एन, फिर कैंसिल हो गए, 1 बन गया। ठीक है, अभी आप क्या करना है, देखो अगर कुछ बच्चों को ये हो सकता है नहीं समझ आया हो, वो क्या करेंगे ना, वो इसको दोबारा से, जब आपका क्लास खत्म हो जाता है, एक बार आप फेयर नोट्स बनाओगे ना, तो रफ भी साथ में रखा करो, उसमें कैलकुलेशन करके देखा करो। तो ये ऐसी कैलकुलेशंस आपको आना बहुत जरूरी है, तो आपके अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी कैलकुलेशंस। कुछ बच्चों की हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद टाइम वो इंप्रूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया था 12th प्रॉब्लम, अब आते हैं 13 प्रॉब्लम पे। 13 प्रॉब्लम हमारा क्या है, चलो अब देखते हैं। 13 प्रॉब्लम है हमारा, इसका सम निकालो, सम ऑफ n टर्म्स 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। देखते हैं कौन निकाल पाता है, जल्दी से करो भाई रफ कॉपी में।
आया किसी का आंसर? हाँ, इट्स नॉट अ जीपी, तभी तो आपको क्वेश्चन दिया है। जरूरी नहीं ना जीपी, अब जीपी का एग्जाम थोड़ी देता रहूंगा बेटा। हाँ तनीषा बताओ क्या आंसर है, माइक ऑन करके बोलो। सर आंसर आ रहा है 10 इंटू 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस n-1 इंटू n/2। n-1 इंटू n, बस आपकी ना लास्ट टर्म गलत है, पहली टर्म सही है एकदम, सेकंड वाली टर्म को देखो थोड़ा ध्यान से। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड, आपने जो पहली टर्म निकाली वो तो सही है एकदम। बाकी बच्चे देखो भाई। सर सेकंड टर्म जो आई है वो 2n-1 इंटू n/2 आई है। थोड़ा सा गलत हो गया है वो भी। सर लास्ट टर्म आ रही है n²। हाँ बहुत बढ़िया, तनीषा आप बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, सेकंड टर्म विल बी n स्क्वायर ओनली। चलो अब देख लेते हैं, और किसी का आया ये आंसर 10/9 इंटू 10⁻n-1 प्लस n स्क्वायर। चलो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स को इसको ऐसा लिख सकते हैं। 2 मिनट, किसी का माइक ऑन है। ठीक है देखो, Sn को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 103 प्लस 1005 है, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 1। 103 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 प्लस 3। नेक्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 प्लस 5। नेक्स्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखने पे समझ आ रहा है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 प्लस 1357, फिर 10 की पावर 5 प्लस 9, ऐसे करते करते चलेगा, कहां तक चलेगा, एन टर्म्स तक चलेगा। तो एक आपके पास जीपी बन रही है, एक आपके पास एपी बन रही है। एक क्या बन रही है जीपी और एक क्या बन रही है एपी। तो भाई जीपी का सम 10 इंटू 10 की पावर n-1, टोटल टर्म्स n है। ए इज फर्स्ट टर्म, ए इंटू आर कितना है 10, 1 से बड़ा है, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 सो ऑन टू n टर्म्स, ये और टर्म्स का सम है। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस, अच्छा एक चीज आप शॉर्टकट में ध्यान रख सकते हो, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। स्टेटमेंट को लिख देते हैं, बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, हमें याद रहेगा तो फायदा रहेगा। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स जो हैं इनका जो सम होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है, नहीं भी याद है तो फाइंड आउट तो कर ही सकते हो ना, n टर्म्स हैं तो n/2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन रेशियो कितना है 2, तो ये 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 2n इंटू n/2, तो n स्क्वायर बच जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10 इंटू 10 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस n स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, ऑल क्लियर हो गया? देखो भाई ऑल क्लियर लिख दो जल्दी से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज 13th प्रॉब्लम, अब हम आते हैं 14th प्रॉब्लम पे।
देखो सब लोग ध्यान से देखो, अब मेरे को सम निकालना है इसका। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू द पावर 2, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2, x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब रेज टू द पावर 2, सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है, इस सीक्वेंस का मेरे को सम निकालना है। ठीक है, तो n टर्म्स तक का सम निकालना है, इजी है ये, मैं बता देता हूँ, अभी आपको करने को टाइम नहीं दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ओपन अप करो इसको, यहाँ पे 2 है तो ये बनेगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x4 प्लस 1 बाय x4 प्लस 2। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, x6 प्लस 1 बाय x6 प्लस 2। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, x8 प्लस 1 बाय x8 प्लस 2, ऐसे सो ऑन टू n टर्म्स हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखो आपके पास दो जीपी आ गई, एक आ गई एक्स स्क्वायर x4 x6 सो ऑन टू n टर्म्स, तो इसका सम कितना हो जाएगा, a इंटू आर की पावर, r इसमें x की पावर 2 है, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये पहले अपना जो पहला टर्म है उसका सम आ गया, पहला जो जीपी बन रहा है, देख रहे हो इस वाली जीपी का, ये वाली जीपी का एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस x6, ये वाली जीपी का सम कितना आएगा, a इंटू इसका कॉमन रेशियो है x की पावर 2, तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये हमारी पहली जीपी का सम हो गया। दूसरी जीपी का सम कितना आएगा, 1 बाय एक्स की पावर 2, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म 1 बाय एक्स की पावर 2 है, कॉमन रेशियो कितना है, 1 बाय एक्स की पावर 2, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 2। आप 1 बाय एक्स की पावर 2 की पावर n को आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, प्लस 2 n टाइम्स आएगा तो उसको क्या लिख देंगे 2n। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी प्रॉब्लम है, जिसको नहीं समझ आया वो लेक्चर को दोबारा से देखे, नोट्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, P15। अच्छा, P15 है हमारे पास, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 4 टाइम्स 5, ये करो, अब इसको ट्राई करना है आपको, सो ऑन टू n टर्म्स। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 4 टाइम्स 5 एंड सो ऑन। तनीषा का हो गया, ओके, क्या आंसर है बेटा बताओ। सर आंसर आ रहा है 5n प्लस 50 इंटू 11 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 5 इंटू। नहीं बेटा सही नहीं है, चेक करो दोबारा से। ओके सर। हाँ भवित बताओ, उमंग का हो गया, अच्छा भवित का भी हो गया। सर आंसर n, हाँ हाँ बताओ बताओ। सर 50/81 10 टू की पावर n माइनस 1। नहीं, सही नहीं है। अवनी आपका भी सही नहीं है। और बताओ, उमंग आप बताओ आपका क्या आंसर आया।
हाँ सर विधि 6n अभी रुको। plus 10 सर 6n plus 10 into 1 minus 10 raised to power n minus 1 divided by 9. नहीं, थोड़ा सा गलत है। विधि आपका क्या है? सर 5n plus 50 into 10 power n minus 2 और फिर -1 अपॉन में 9। हो सकता है, हाँ मतलब ना कुछ बच्चे ना इसको स्प्लिट करके बता रहे हैं, हो सकता है उनका आंसर सही हो। अभी मैं बताता हूँ, चलो देखो, क्योंकि ना मैंने उसको एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे उमंग ने भी बोला, तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखना, अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो आप बताना कि किस किस का इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है? अच्छा देखो, एक चीज क्या है, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो 5 कॉमन निकाल लो। सब लोग अब ध्यान दो इधर बेटा। 1 प्लस 11 प्लस 111 4 टाइम्स 1 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स है हमारे पास, ठीक है? टी एन लिख लेते हैं इसको। तो अब इसको हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा टर्म आता है ना 111 111 4 टाइम्स 1 ऐसे करके आता है, तो उसको हम 9 99 999 ये बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 9 बनेगा। ये क्या बनेगा, 99। ये क्या बनेगा, 999। ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स 9 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स, ठीक है? अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/9। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब माइनस 1। 4 टाइम्स 9 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है? एंड सो ऑन टू n टर्म्स। तो अब मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, 5/9 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 सो ऑन टू 10 की पावर n। इसका सम निकाल लेंगे ना। एक मिनट रुकना बेटा। तो ये आ गया 5/9 इंटू 10 प्लस 10 की पावर 2 10 की पावर 3 सो ऑन टू 10 की पावर 4। ये जीपी बन गई ना। अब इसको क्या लिखूंगा, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। और 1 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, n टाइम्स आ रहा है ना, तो 1 को हम लिख देंगे माइनस n। 1 n टाइम्स आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है? तो अब मेरे पास क्या आंसर आ गया, ये वाला आंसर बन गया 5/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। ये इसका आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ 50/81 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 5n/9। अब बताओ किस किस का ये आंसर आ गया है? क्योंकि ना आप लोग लिख रहे हो तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा, कोई 505 लिख दे रहा है, कोई 5n/9। ये हाँ, योगेश का सही आया है। योगेश ने ऐसे लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा हुआ है। बाकी ये किस किस का आ गया था, जिस जिसका आ गया था वो इमोजी बना दो, अपनी फेवरेट इमोजी जो है। किसी का भी नहीं आया? योगेश जी का आ गया है। प्रियांशु का कुछ गड़बड़ है ना, वो 89 गड़बड़ है कुछ थोड़ा सा ना, 1/9 मिसिंग है। लवीश का आ गया था, ओके। योगेश भाई तो ये डांस मत कर यार, डांस नहीं करना है यहाँ पे। ये वाला जो मेरा इमोजी है वही फेंकना है, अपना इमोजी कोई नहीं बनाना है। नहीं तो तेरा इमोजी जब तू स्कूल आएगा मैं बनाऊंगा फिर। चलो ठीक है, अभी सबको समझ तो आ गया ये कैसे करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट इसी का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 15 हो गया, टाइम कम बच रहा है, तो एक 16 प्रॉब्लम होमवर्क में लिख लो। इसको आपको ना मेरे को आंसर भेजना है, इसका क्या आंसर आया था आपका। तो SN इज इक्वल टू 0.6 0.66 0.666 0.4 टाइम्स 6 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। इसका सम भेजना है, होमवर्क है ये। 17 होमवर्क। फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.32585858 सो ऑन टू इंफिनिटी।
इसकी आपको ये जो होगा रैशनल नंबर बनेगा ना, वो रैशनल नंबर की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ जीपी ओनली, यूजिंग जीपी लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको वैसे नहीं कर देना जैसे आप 10th में करते थे कि 100 से मल्टीप्लाई किया फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उससे क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो, बट इसको आपको जीपी की हेल्प से करना है। तो ये दो आपके प्रॉब्लम है, ठीक है, होमवर्क में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं अभी, प्रॉब्लम 18। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, ऐसा कुछ नहीं बताया कि जीपी है कि नहीं है। ट्राई करो एक बार, x प्लस वाई प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस वाई क्यूब प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। ठीक है, इसका सम निकालना है, करो एक बार, ट्राई करो। आंसर बताओ चैट बॉक्स में, जिसका भी आ जा रहा है, या माइक ऑन करके बता सकता है। सर डन। हाँ बेटा, सर x into 1 minus x की पावर n divided by x minus 1 plus y into 1 minus x अच्छा की तो पावर ये बता बेटा, तूने किया नहीं, रुक जाओ, ये बताओ क्या किया इसमें, पहला स्टेप सर क्या किया। सर x plus x square plus x cube ये जीपी बनेगा n टर्म्स तक। नहीं, वो फिर प्रॉब्लम करेगा ना। देखो, अगर आप x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब करोगे, एक जीपी बनेगा। पहले में पहली टर्म में 2 टर्म है, फिर 3 टर्म है, फिर 4 टर्म है, ऐसे तो कितनी जीपी बनाते रहेंगे, उस तरीके से नहीं होगा ये। ठीक है। जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। नहीं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 2xy नहीं है ना बेटा उसमें, xy है ना उसमें। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है तब बन जाता ना बेटा। चलो ठीक है, आप सोचना है इसको, अभी मेरे को ना आंसर बताने का मन नहीं कर रहा, बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, तो खुद से सोच के इसको भी होमवर्क में लिख लो। ठीक है, एक और प्रॉब्लम मुझे आपको देना है। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, लिखो इसको भी होमवर्क में। प्रॉब्लम 19, अंडर रूट ऑफ वन टू एन टाइम्स। तो ये 1 2 n टाइम्स कहने का मतलब है, अगर जैसे मैं बोलता हूँ 1 टाइम्स, तो उसमें क्या होगा, 1 4 बार आएगा। ठीक है, ऐसे ही -2 n टाइम्स। दिस इज इक्वल टू p n टाइम्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसको हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है, हिट एंड ट्रायल से नहीं बहुत जल्दी हो जाता है। मान लो आपने n को 2 ले लिया,
तो 1 1 1 आपने 4 टाइम्स ले लिया, 2 2 2 आपने 2 टाइम्स ले लिया, उससे आपने कैलकुलेशन करके बता दिया। तो हिट एंड ट्रायल से नहीं करना है इसको ना, जीपी की हेल्प से करना है। ये जीपी का ही प्रॉब्लम है, तो ये जीपी की हेल्प से होगा। तो अब आपके पास होमवर्क में कितने क्वेश्चन हो गए? 3 प्रॉब्लम हो गए। 17 18 9 64 हो गए, सॉरी 16 17 18 19 नोट्स में अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो उससे आप देख के इनको करके आपको क्या करना है, इसको करने के बाद व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो चैट बॉक्स है उसमें जाके मुझे मैसेज करना है। ग्रुप में भी मैसेज नहीं करना है, नहीं तो बाकी बच्चों को पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये आपको करना है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। सेकेंडली एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। सब बच्चे जो अपना टाइम है, जो हमारा क्लास का टाइम है ना, उसी में ज्वाइन करें। तो क्या रहेगा, आपका डेली एक शेड्यूल बना रहेगा। अगर आप उस शेड्यूल को नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे रहोगे और आप हमेशा लेट रहोगे। जो हमारा पढ़ाई का शेड्यूल है, नोट्स आपको बेटा, आप जो मैथमेटिक्स का चैनल है ना, इसमें आपको जो अभी आपका जहां पे आप ये चल रहा है, चैट बॉक्स चल रहा है, इसी के नीचे आपको मिल जाएंगे नोट्स। सेकेंडली फाइल्स करके एक फोल्डर है मैथ्स में, उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे ऑर्डर में, और फाइल्स के बगल में आपको आज का लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो मैथ्स की सारी चीजें आपको फाइल्स में मिल जाएंगी। अगर आप जैसे कल का देखना है, परसों का देखना है, तो फाइल्स वाले फोल्डर में जाओ, उसमें आपको मिल जाएगा। कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता, आप बस उसको ओपन करके विजुअलाइज कर सकते हो, वीडियोस को भी, ठीक है? तो आपको सब इसी चैनल पे आना है जहां पे आपने वीडियो देखा है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि आप रेगुलरिटी रखो, ठीक है? नहीं तो क्या होगा फिर, मतलब हम एक्शंस लेते हैं, मतलब अगर मान लो मेरे को लगा कि ये बच्चा मेरी 3 क्लास मिस कर रहा है, मैं उसकी आईडी चेंज कर दूंगा, तो वो आगे फिर उसके प्रॉब्लम आएगी, उसके पेरेंट्स को बात करनी पड़ेगी। तो आपको बताया नहीं जाएगा, आपको मतलब आपका आईडी क्लोज कर दिया जाएगा। तो प्लीज रेगुलरिटी रखें, सिमिलरली फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। दूसरा जो रेगुलरिटी है, उससे ये होगा कि आप दिन में, जैसे आपका 1 o'clock तक क्लास हो गया, आप रेस्ट करें, हमेशा 2-3 घंटे जरूर आपको पढ़ाई को देने हैं, 3-4 घंटे। और हाँ, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे कि सर इसमें हमें ट्यूशंस लेने की जरूरत है, एक्स्ट्रा बुक्स लेने की जरूरत है। ये मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी बताया था। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे मेरे बारे में। वैसे भी तुषार जैन पढ़ा था हमसे, उसके जेई मेंस में आउट ऑफ 120 के 120 में से 111 थे। अभी मैं ऐसा बच्चा ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को ना 120 में से 120 दिला दे। अभी तक किसी भी बच्चे के फुल नहीं आए हैं। फुल आने चाहिए, वो छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं फाइनल पेपर में जाके, तो फुल नहीं आते हैं। एडवांस में भी हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उनका स्कोर 70% टच करता है, आउट ऑफ 100% 70% मतलब एडवांस के मैथ्स के पेपर में टच करता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, और हर चीज को जीवन से हटा दो। विद्याधाम जो हमारा केसीएम वर्ल्ड स्कूल है, इसी में पढ़ाई करो। रोज आपको ना 5-6 घंटे की मिनिमम पढ़ाई चाहिए। अभी क्योंकि आप घर पे हो, थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि चलो 1.5 घंटे से 2 घंटे आप मैथ्स को डिवोट करो। तो अगर आपका गोल है कि आपको अच्छे कॉलेज जाना है, आपका इससे पीछे क्या रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के 70% आए हो, 60% आए हो, 80% आए हो, ये मैटर नहीं करता है हमारे लिए। हमारे लिए क्या मैटर करता है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। आपकी अगर मैथ्स बहुत वीक है, आपको जो बताया जा रहा है उसको करते रहो, आपको स्लोली टाइम लगेगा, एकदम नहीं होगा, टाइम लगते लगते आपको इंप्रूव होगा। तो प्लीज जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, अपना टाइम किल मत करो। अगर आप ट्यूशंस में, अनअकैडमी में, इन सब जगहों पे जाके अपना टाइम किल करेंगे, आप एंड में देखेंगे आपको ही लॉस होगा। जैसे आपको बताया जाता होगा ना, 10th में भी बताया जाता होगा, और भी बाकी जो आपको अच्छे टीचर्स हैं वो आपको सलाह देते होंगे कि भाई एक बुक करने में ही फायदा है, 3-4 बुक्स करोगे, 2 बुक्स करोगे तो कंफ्यूजन ही होगा। तो जो आपको बताया जा रहा है ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, अगर उन्होंने हमें फॉलो किया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके 80% 70-80% से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो प्लीज अपने टाइम को किल मत करें ट्यूशंस में, ठीक है? कोई ये ना सोचे मेरे को इंग्लिश की ट्यूशन लगानी है, मुझे सीबीएसई की ट्यूशन लगानी है, ये सब आपके अंदर ही है। अगर आप अपने टाइम को डिवोट करेंगे अच्छे से पढ़ाई पे, तो आपको सब समझ आएगा। कुछ और प्रॉब्लम्स आते हैं, आप हमसे शेयर करें। कुछ बच्चे हो जाते हैं कि घर में सर मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, घर का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, जॉइंट फैमिली है, तो वो सब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे। बाकी सब आपके इनसाइड है, अपनी मेहनत करें, सब चीजें ठीक रहेंगी, ठीक है? हनुमान जी का दिन है, इसलिए मैंने आपको 1-2 उपदेश दे दिए हैं। प्लीज अपनी एफर्ट लगाएं, असाइनमेंट वगैरह जो भी आएंगे वो ग्रुप्स में देखें, मैं पोस्ट भी कर दूंगा यहाँ पे। हम सारी चीजें स्लोली माइक्रोसॉफ्ट टीम पर लेकर आएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हनुमान जी करके एग्जिट करें। हैव अ गुड डे।